नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम्स हेतु जो हम लोग रेलवे की न्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। आज हम 6ठी क्लास को देखेंगे और इस सीरीज में टोटल 30 क्लास होने वाली है। तो जिनको भी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर रेलवे की कोई सा भी एग्जाम देने हो या फिर कोई भी एग्जाम देना हो इंडिया में, बैंकिंग को एग्जाम को छोड़ के आप हमारी क्लास की सहारा ले सकते हैं और बेझिझक ले सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि इंडिया की किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले बच्चा आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा अगर आपने मेरा 6 महीना तक जो है मेरे कंटेंट का सेवन अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये आप भी जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। एक एक प्रश्न की जितनी भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी को अच्छे से कवर करते जाना है। साथ ही जो मैं मौखिक रूप से लिख के बताऊं उस पर भी विशेष फोकस करना है, तभी आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। चाहे तो आपके एसएससी के, एमटीएस से लेके सीजीएल मेंस तक के कंटेंट, या फिर आप बिहार एसएससी, पुलिस दरोगा जो भी होता है, दिल्ली पुलिस, है ना, या फिर रेलवे के कोई सा भी एग्जाम, तो आप लोग जो है यहाँ से कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और 1 सेट के नीचे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है, नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन थे। देखिए, नाना साहब को हम जानते कहाँ से हैं सबसे ज़्यादा। नाना साहब, है ना, मराठा थे और 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उनमें नाना साहब कानपुर से कमान संभाले हुए थे, तो यहाँ से हम नाना साहब को जानते हैं। तो जब कानपुर से कमान संभाले थे तो उनका जो सेनापति थे उनका नाम था तात्या टोपे। क्या नाम था भाई? तात्या टोपे। अब नाना साहब का एक अलग नाम है धोंदू पंत। आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है नाना साहब को और क्या कहा जाता है, तो आप कहते हैं इन्हें धोंदू पंत भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1857 के विद्रोह के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए, इस प्रकार से आने वाले समय में क्वेश्चन उठ सकता है या पूछा जा सकता है। जैसे अभी आपके एसएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भाई अंतिम मुगल बादशाह 1857 के विद्रोह के साथ जो है कहाँ चले गए, तो उन्हें बर्मा ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, बहादुर शाह जफर सेकेंड को। इसी प्रकार से ये नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह के बाद, है ना, संभवतः नेपाल की यात्रा किए थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप 1% वाले बच्चे में आ जाएंगे, क्योंकि 99% बच्चे तो छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। इनके अलावा तात्या टोपे का भी अपना वास्तविक नाम है। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है भाई? रामचंद्र पांडुरंग। अब देखिए, पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो जो मराठों का सेनापति था पानीपत के 3rd लड़ाई में, मराठों का सेनापति, है ना, ये थे भैया सदाशिव राव भाव। कौन थे भाई? सदाशिव राव भाव थे। अब ये पानीपत की 3rd लड़ाई कब होती है? 1761 में होती है। किनके बीच होती है? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच, है ना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? वीर शिवाजी महाराज। अभी आपने छावा मूवी देखे होंगे। इनके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ये हल्दी घाटी जो है ना, अरावली के आड़ में कहाँ पे है? ये राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है? अरावली के आड़ में, राजस्थान में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जगह का नाम पलासी हो गया, हल्दी घाटी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, है ना, इन सब का नाम भी पूछा जाता है। कलनौर हो गया, ये सब कहाँ है पूछते हैं। ठीक है, तो हल्दी घाटी याद रखें, राजस्थान में है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन रहे थे? राजा मानसिंह रहे थे। और ये राजा मानसिंह पहले कहाँ के शासक हुआ करते थे? तो आमेर के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत की 2nd लड़ाई, ये भी अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था 1556 में 5 नवंबर को। ठीक है, इसमें विजय होती है अकबर का, है ना। तो इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन रहा था? बैरम खान और जमान खान। इसमें 2 सेनापति रखे थे अकबर, है ना, क्योंकि अकबर उस समय 13 वर्ष से भी कम उम्र के थे, क्योंकि 13 वर्ष की उम्र में तो इस युद्ध के उपरांत कलनौर में राज्याभिषेक हो गया था। किनका? अकबर का। और ये कलनौर कहाँ पे है? पंजाब के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए, बैरम खान से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अकबर को रिलेट करके। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे। बैरम खान से पूछे जाते हैं अकबर के प्रारंभिक या आरंभिक दिनों का रीजेंट कौन थे, तो आप कहते हो बैरम खान। एक क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर और हुमायूं दोनों को अपनी सेवा दिए हैं, तो ये है भैया बैरम खान। बैरम खान जो है हुमायूं के काल में भी था, है ना, और अकबर के काल में भी थे। ठीक है भाई। इनके अलावा
1857 के पलासी का जो युद्ध हुआ था वो तत्कालीन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, तो इन दोनों के बीच हुआ था। यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेज कौन थे, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव थे। 1764 में एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, है ना। इसमें इंडिया में कोई पार्टिकुलर सेना नहीं, इसमें त्रिकुटी सेना भाग लेते हैं। त्रिकुटी सेना मतलब 3 अलग अलग रियायत। वैसे मुगल साम्राज्य को ही उस समय इंडिया का शासक माना जाता था, ठीक है भाई, जब सल्तनत चल रही थी, है ना, तो मुगल साम्राज्य को ही इंडिया का शासक मान लेते थे, या दिल्ली के शासक को ही इंडिया का शासक माना जाता था। फिर भी कई सारे रियासत थे, जैसे कि आज़ादी के बाद भी कई सारे रियासत थे। तो उस समय जो अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमा हुआ था, उन्हीं में से बंगाल के नवाब मीर कासिम का सेना भी भाग लिए थे, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला का जो मतलब सेना का गुट था वो भी, और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड की संयुक्त सेना, ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे। और अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो एंड कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, है ना, और हेक्टर मुनरो की विजय हुई। इसी युद्ध के उपरांत यानी 1764 में जो युद्ध होती है, इसी के उपरांत एक संधि होती है अंग्रेज और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड के बीच। उस संधि का नाम क्या होता है, कोई बच्चा को अगर याद हो तो उस संधि का नाम जो है इलाहाबाद की संधि नाम होती है ना, इलाहाबाद की संधि नाम होती है, इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि हेक्टर मुनरो के साथ नहीं होती है, इलाहाबाद की संधि होती है शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एक और नया फॉर्मेट के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने लगे हैं कि अमुक शासक कितने वर्ष में शासन में आए और या फिर सत्ता में आए, है ना। तो हुमायूं आया था आपका 22 वर्ष में, है ना, अकबर आया था 13 वर्ष में, कलनौर पंजाब में राज्याभिषेक हुई थी इनकी, और बाबर 12 वर्ष की उम्र में जो है फरगना का शासक बना था। फिर फरगना से बाबर इंडिया कैसे आया, है ना, तो भाई बाबर जो है इंडिया में आके सबसे पहले सल्तनत को नाश किया, है ना, दिल्ली सल्तनत के जो इब्राहिम लोदी है ना, हालांकि इससे पहले भी इन्होंने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए। फिर इब्राहिम लोदी को पूर्ण रूप से इन्होंने हराया पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, है ना, और उधर जो है लोदी वंश का भी अंत हुआ, सल्तनत की भी अंत हो गई साथ ही साथ, है ना। सल्तनत पे जो है अंतिम शासक कौन हुए, इब्राहिम लोदी, और यहाँ पे मुगल शासन की जो है पांव पसारना स्टार्ट करवाया कौन, बाबर। और ये लगभग, है ना, कितने साल हो जाएंगे जोड़ लीजिएगा, 1526 से 1857 तक माना जाता है मुगल का भरपूर शासन रहा इंडिया में, तो जोड़ लीजिएगा, है ना। इनके अलावा देखिए एक और युद्ध होता है हुमायूं, और हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसे गंगा का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये गंगा नदी के तट पे हुआ था, है ना। तो इस युद्ध में हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था। वैसे एक चौसा का युद्ध भी होता है इससे पहले, किसके साथ, दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध लेकिन 1 साल पहले हुआ था, 1539 में हुआ था। तो ये युद्ध निर्णायक साबित नहीं हुआ था, हालांकि यहाँ भी हुमायूं को धूल चटा दिए थे कौन, शेरशाह सूरी, लेकिन निर्वासित नहीं होना पड़ा था। लेकिन जो 1540 में युद्ध हुआ उसके बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा लगभग 10 साल तक, और बीच में सूरवंश की स्थापना कर डाले कौन, शेरशाह सूरी। कहानी जैसे समझेंगे ज्यादा दिन याद रहेगा। सूरवंश की जो है स्थापना कर डाले कौन, शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूरी से और क्या क्वेश्चन आता है, इनका मकबरा पूछा जाता है, तो कहाँ पे है, सासाराम बिहार के अंदर है। इन्होंने रुपया चलाया था जो आज भी इंडिया का क्या है, मुद्रा है, करेंसी है ना। इन्होंने जीटी रोड पे भी ध्यान दिए थे, मरम्मत इत्यादि करवाए थे जीटी रोड का, शेरशाह सूरी। तो ये शेरशाह सूरी से कुछ जो है यहाँ पे हमने आपको दिया है ना। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब था कि, है ना, किसके बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, और हुमायूं को किस युद्ध में निर्वासित होना पड़ा था, या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसी चीज को बोले तो किस युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किए थे, तो भी आप कहेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। चीज़ों को रिलेट करेंगे, समझ डेवलप होगी, खुद ही खुद क्वेश्चन आंसर आप क्रिएट करने लगेंगे मेरे जैसा, ठीक है। तो फिर उस समय आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी जीके जीएस के अंदर, ठीक है। हुमायूं को 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त करने में बैरम खान ने मदद किया था। ऊपर में मैंने आपको बताया था कि ये जो बैरम खान है ये अकबर का तो सपोर्ट किया ही किया आरंभिक दिनों में, और ये हुमायूं के काल में भी रहे थे। तो इस बात से आपको यहाँ पे पुष्टि हो जा रही है कि भाई जब हुमायूं निर्वासित होकर वापस आए 1555 में सत्ता पुनः इनको मिला, है ना, तो उस समय इनको बैरम खान ने ही सत्ता दिलाने में अफगानों को पराजित कर मदद किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ये शेरशाह सूरी क्या थे, तो आप कहते हो अफगान थे। क्या थे भाई, अफगान थे। क्या थे, अफगान।
अफगान। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है। 3 शासक की मृत्यु आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक शासक की मृत्यु के उपरांत की कहानी पूछे जाते हैं। 3 शासक मतलब एक हुमायूं की मृत्यु पूछे जाते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पूछे जाते हैं, एक आपका शेरशाह सूरी की मृत्यु पूछे जाते हैं, है ना, और एक आपका बाबर के बाद मरने के बाद उनकी इच्छा क्या थी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत दिन हो गया अब इस सेक्टर में बाल पकने को आया, तो ये सब है अंदाजा, तो यही बता रहा हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैं टीचर तो हुई नहीं, आपको भी पता होगा, मैं भी कामकाजी आदमी हूँ भाई आपके जैसा, ठीक है। बस जो खाली समय है, जो टाइम बचता है, आपको खर्च करता हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो ये जो है हुमायूं की मृत्यु, ये जो है आपके पुस्तकालय में सीढ़ी से गिर के हो गई थी, लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के हो गया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये चौगान खेल रहे थे महोदय, उस समय घोड़ा से गिर करके जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो शेरशाह सूरी है, ये कालिंजर का किला जो महोबा के पास है, उत्तर प्रदेश में, बांदा बहुत बड़ी जगह है बुंदेलखंड रीजन में, उसी से 3-4 स्टेशन और आगे जाएंगे पुवारी साइड यानी पूर्व की तरफ, तो आपको महोबा मिलेगा, जहां से आल्हा उदल का जो नाटक है काफी प्रचलित है ना। तो ये महोबा के पास है कालिंजर का किला, उसकी जब किलेबंदी कर रहे थे तो अचानक विस्फोट हो गया, जिससे शेरशाह सूरी की जो है मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा ये बाबर की तो मृत्यु हुई, तो पहले जो है इनको आगरा में दफनाया गया, बाद में पता चला कि इनकी इच्छा थी काबुल में दफनाया जाने की, तो बाद में इन्हें काबुल में दफनाया जाने लगा था। तो ये तीनों चारों बातें जो है समझने लगे आप। इनके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के लेखक। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, और इसकी निर्माण किसने करवाया था, है ना। तो हुमायूं की जो विधवा पत्नी है, जिसे अपन हाजी बेगम भी कह लेते हैं या फिर इसे बेगा बेगम भी कह लेते हैं ना, बेगा बेगम भी कह लेते हैं, तो इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये जो मकबरा है हुमायूं का मकबरा, ये सभी मकबरा में इंडिया के अंदर, है ना, मुगल काल, माफ कीजिएगा, सभी मुगल कालीन मकबरा में पहला गार्डन टाइप मकबरा था, ठीक है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हुमायूं को अभागा शासक कहा गया है, मुगल जितने भी शासक हुए उनमें, है ना। दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखिए, रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं शुरुआती दिन जब ये क्लास स्टार्ट हुआ था तभी बता दिया था कि आपको ये सीरीज और हमारी परीक्षा दर्पण के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगानी है किसी भी एप्लीकेशन से, है ना, तभी आपकी रेलवे की एग्जाम 100% तो नहीं, लेकिन मैं यूँ कहूँ कि आपके 75-80% क्वेश्चन हम आराम से करवा के देंगे, इनमें कोई दो मत नहीं है। तो ये आप जरूर पढ़ ले परीक्षा दर्पण। इस सीरीज की वीडियो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिनको पहले वीडियो देख के कंटेंट लेना है या फिर सिर्फ वीडियो ही देखना है तो आप देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है जी, है ना। कंटेंट जो है 2-4 बिक जाए उससे हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, हाल में ही किस राज्य ने सर्वप्रथम 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क पूरा कर देश का पहला राज्य बना। अब देखिए 100% जो इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, आरई एरिया बोलते हैं इसे, रेलवे की भाषा में क्या बोलते हैं, आरई एरिया बोलते हैं, आरई एरिया, है ना, आरई एरिया, जहां भी आपका जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की काम होती है उसे आरई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका हरियाणा हो जाएगा आंसर, है ना। क्या वहाँ पे जो है हर जगह ओएचई से चलने वाला जो है ट्रेन का संचालन हो रहा है ना, कहीं पर भी आपका जो है कोई भी ऐसा रेलवे पटरी नहीं है जहाँ जो है ओएचई का वायर ना हो। हालांकि आप कई बार ये भी देखते होंगे कि भाई ऊपर में ओएचई का वायर तो है, यानी रेलवे की जो है सप्लाई वाली वायर तो है जिसमें पेंटा ऐसे चिपक के रेल को चलाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि डीजल इंजन दौड़ रहा है। तो कई सारे ऐसे रूट है जहाँ पे ये वायर वाला फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए डीजल इंजन से चलाए जाते हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं कि भाई यहाँ था फिर भी डीजल इंजन चल रहा है ना। तो ये मैं समझाने के लिए बताया हूँ बस, और कुछ नहीं। तो 100% जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा सभी भारतीय राज्य में पहला राज्य है जो 100% विद्युतीकरण रेलवे में अचीव किया सबसे पहले। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका है, 3 फरवरी 1925 को स्टार्ट हुआ था, और अभी ये 100वां वर्षगांठ मनाए हैं 2025 के अंदर, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में छप रहा है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर छप रहा है, जरूर ध्यान रखें। और ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो विक्टोरिया मेमोरियल, बीटी जिसे हम पहले बोलते थे, विक्टोरिया टर्मिनस, अभी हम इसे सीएसएमटी बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं। और ये यूनेस्को में शामिल है ना, ये यूनेस्को में शामिल स्टेशन है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, यूनेस्को में शामिल है ये, है ना। ये अपने आप में स्टेशन नहीं, महल के, ये महल के जैसा, जैसे इंग्लैंड में राजा रानी का महल होता है वैसा महल के डिजाइन का है ना। और ये पहला जो ट्रेन चला था इलेक्ट्रिक इंजन के सहारे, ये विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चला था, कुर्ला हार्बर के बीच चला था। कुर्ला जो है हार्बर भी है, कुर्ला सेंट्रल भी है। आप मुंबई में आएंगे कई सारी वेरिएशन देखने को
मिलेगी ट्रेन की लाइन को लेकर के, है ना। इनके अलावा कोंकण रेलवे जो है ना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये 2022 तक पूर्ण कर लिया था। ये बात ध्यान रखेंगे, 100% लिखना चाह रहा था। 100% सभी घर में विद्युतकरण वाला पहला राज्य इंडिया का गुजरात था कि 100% घरों तक बिजली की सप्लाई जो है पहुंच गई है, ऐसा राज्य हुआ था गुजरात। 100% हर घर नल जल योजना वाला पहला राज्य जो इंडिया का बना था ये गोवा था। और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे शब्दों में आपको बताया था कि अगर पूर्वोत्तर भारत के लिहाज से पूछे तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे 100% नल की जल वाला योजना जो है सफल रहा या पहुंच गए। भारत का प्रथम जैविक राज्य के रूप में सिक्किम को घोषित किया गया था, है ना। भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार या जाल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे मार्ग नहीं है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का प्रथम अनावरण या फिर ट्रायल रन ये कहां पे हुआ है तो हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग में हुआ है। अभी मार्च 2025 की ही ये बात है, ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम में आएंगे जो आज से 3 महीना के बाद या 2 महीने के बाद जो एग्जाम होंगे वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कवच तो पता ही होगा क्या है कवच, है ना। कोलिजन रोकने के लिए एक फैसिलिटी है जो भारतीय रेल ने इजाद किया है, कवच, है ना। इनके अलावा भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे ये क्या है भाई, विवेक एक्सप्रेस है। कौन है भाई, विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है और ये बहुत दिनों से चलती है ना। और इसकी जो टोटल दूरी है कि भाई कितने डिस्टेंस को तय करते हैं तो 42-86 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करते हैं। भारत में वर्तमान समय तक रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या है तो ये आंकड़ा देखिए तुरंत नहीं बदलेंगे और एग्जैक्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि 7572 है कि 7584 है। क्यों, ये हो ही नहीं सकता ना, संभव नहीं है ना कि आए दिन स्टेशन वगैरह बनते रहते हैं, है ना। स्टेशन टूटते बहुत कम है लेकिन बनते रहते हैं बीच बीच में। तो आप जो है मोर देन 7500 वाला जो आंसर होगा वो आपको टिक कर देना है। अब मान लीजिए ऑप्शन है 8000, 9000, 10,000 और मान लीजिए कि 5,000, तो कौन सा आंसर मारे तो 8,000 मारेंगे क्योंकि 7500 के यही करीब है। तो इतनी तो सोच आपको भी डेवलप करनी होगी। इनके अलावा भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन किसे माना जाता है, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन को। ये मुंबई में है बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। दुनिया की सबसे रेलवे लंबे प्लेटफॉर्म कौन है, हुबली जंक्शन। पहले गोरखपुर जंक्शन था, अब हो गया हुबली जंक्शन। और हुबली जंक्शन जो आपका इसका नाम है बदला गया है, इसका नाम हो गया सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मूल्य वृद्धि के कारण किसी वस्तुओं के मांग में तीव्र गिरावट आती है तो ... कहा जाता है। मान लीजिए किसी वस्तु की जो है प्राइस बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब सामान्य रूप से बढ़ा और इसकी जो मतलब डिमांड था ये काफ़ी ज़्यादा जो है गिर गया डिमांड, है ना। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है तो आप कहेंगे लोचदार मांग कहलाता है। क्या कहलाते हैं, लोचदार मांग कहलाते हैं। देखिए लोचदार मांग किसे कहते हैं कि भाई प्राइस में परिवर्तन के कारण, है ना, प्राइस में परिवर्तन के कारण जो है वस्तु पे इफेक्ट पड़ता है तो भाई उसे क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे। चाहे दोनों एंगल से, पहला एंगल से ये क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। मूल्य वृद्धि के कारण जब वृद्धि हो जाती है तो जनरली जो है मांग का नियम कहता है कि कोई वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है और अगर कीमत घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये मांग का नियम है और जो चीज मांग के नियम पे एप्लीकेबल होता है उसमें लोचदार मांग होती है। कहने का मतलब सीधा दोनों को जुड़ा लो, ठीक है भाई। तो मूल्य वृद्धि के कारण अगर किसी वस्तुओं की मांग में तीव्र गिरावट आती है तो उसे क्या कहेंगे, लोचदार मांग कहेंगे। कीमत में कमी के कारण, है ना, ये उल्टा दूसरे एंगल से अगर किसी इसी चीज का जस्ट उल्टा सोचिए, कीमत घट गया और मांग जो है बढ़ गया तो ये भी क्या है, लोचदार मांग है। तो लोचदार मांग दोनों कुल मिला के क्या हुआ, जो मांग के नियम पर चलने वाली वस्तु है उसमें क्या होती है, लोचदार मांग होती है। तो एक तीर से हमने 4 चीज को रिलेट किया है, आप भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई, कि भाई लोचदार मांग दोनों एक कंडीशन में होता है। घटे मूल्य बढ़ गया, डिमांड घट गया तो भी लोचदार मांग कहलाएगा। मूल्य घट गया, डिमांड बढ़ गया तो भी लोचदार मांग कहलाएगा। और सीधे सीधे ये दोनों चीज किस प्रकार की वस्तु में होती है, जो मांग के नियम को फॉलो करे, है ना। चलिए
तो ये हो गया लोचदार मांग। किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन यदि उसके मांग को प्रभावित नहीं करता है, अब ये उल्टा है ना, मूल्य परिवर्तन तो हो रही है किसी चीज में, किसी वस्तु में, लेकिन उसके जो है मांग को प्रभावित नहीं कर रहा है, डिमांड एज इट इज बना हुआ है ना, तो ऐसे वस्तु को क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग वाली वस्तु, बेलोचदार मांग वाली वस्तु। इसका अगर बहुत साधारण एग्जाम्पल अगर आप ले ले तो नमक की भाव अगर मान लीजिए कि 50 पैसे किलो हो जाएगा, तो क्या आप 10 केजी खाना स्टार्ट कर देंगे महीने का? जी हाँ, आपके घर में अगर 1 केजी सप्लाई है, 1 केजी खर्च है महीने का, तो मेरे ख्याल में नमक का जो खर्च है 1 केजी ही रहेगा, न कि बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाते हैं, बेलोचदार मांग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है भाई। अब मांग का नियम जो है 1776 में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इस प्रकार की अवधारणा दिए थे। तत्पश्चात 1890 में इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हुए मांग और पूर्ति का नियम जो है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो खाली मांग का नियम कहेगा तो एडम स्मिथ होगा, और आई एकदम श्योर कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। और मांग और पूर्ति का नियम कहेगा तो आप अल्फ्रेड मार्शल को आंसर लगाएंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आजकल एक नए चोंचले आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में अलग अलग नाम देके एडम स्मिथ को भी दे देगा, तो एडम स्मिथ को ही आंसर लगाना है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता में भी। ठीक है भाई। इनके अलावा मांग की कीमत लोच, अभी हमने मांग लोचदार और बेलोचदार मांग के बारे में ऊपर समझ चुके हैं। अब मांग की कीमत लोच क्या होती है ना। जैसे हमें ऊपर डेफिनेशन से आपको बताया है कि भाई मांग घटना और बढ़ना ही लोच डिसाइड कर रहा है, उसी प्रकार से मांग में प्रतिशत परिवर्तन को मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मांग की कीमत लोच, है ना, मांग की कीमत लोच। ठीक है। अब मान लीजिए कि 50 गो वस्तु बिक रहा था, 50% जो है परिवर्तन हो गया डिमांड में, है ना, डिमांड में जो है 25% का जो है परिवर्तन आ गया है, और मूल्य में जो है 50% की जो है बढ़त हो गई है ना। खाली परिवर्तन, बढ़त या घटत, यहाँ पे दोनों परिवर्तन को ही रिलेट करेगा, है ना। तो अगर 25/50 से आप भाग दे देंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा मांग की कीमत लोच होगी। ठीक है भाई। इस केस में मांग की कीमत लोच कितनी है, 1/2 है, आधा है। ठीक है। चलिए, सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर, सीमांत राजस्व क्या होता है, इससे 2 क्लास पीछे क्या होती है मैं बता चुका हूँ। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होने पर मांग कैसा होता है, लोचदार वक्र होती है मांग की। और अगर ये उल्टा हो जाए, सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक हो जाए, तो मांग वक्र बेलोचदार होती है। इन दोनों पॉइंट को भी पार्टिकुलर याद रखना, ये अच्छे एग्जाम में आते हैं, बड़े एग्जाम में आएंगे आपके। इनके अलावा किसी कंपनी की निवल मूल्य क्या होता है, जो आजकल आपने सुना होगा, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, है ना, लार्ज कैप कंपनी है भाई, इसकी नेटवर्थ इतनी है। तो नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ क्या होती है, नेटवर्थ क्या होती है, तो नेटवर्थ है कि भाई परिसंपत्तियां, मतलब जो भी एट अ टाइम आज के समय में जो भी परिसंपत्तियां उस कंपनी के हैं और उनके ऊपर जो देनदारी है ना, तो देनदारी को घटा देंगे परिसंपत्तियां में से, और जो रिजल्ट आएगा उसे नेटवर्थ कहते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा गिफिन वस्तु क्या होती है, गिफिन वस्तु भी वैसा वस्तु होते हैं जिसपे मांग का नियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मांग के नियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई गिफिन वस्तु पे मांग कैसा होगा, लोच की बेलोच, तो आप कहेंगे बेलोच होगा। कैसा होगा, बेलोच होगा। यहाँ से देखिए, बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु की मूल्य परिवर्तन उसके मांग को प्रभावित नहीं करता, और गिफिन वस्तु को भी प्रभावित नहीं करता है मूल्य परिवर्तन, है ना, तो गिफिन वस्तु की जो मांग कैसा होगा, बेलोचदार होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार में स्थित सभी द्वीपों में सबसे विस्तृत द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार में जितने भी आइलैंड हैं उनमें सबसे जो है विस्तृत, सबसे भास्ट आइलैंड, सबसे बड़ी आइलैंड एरिया के हिसाब से कौन सी है, तो ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ये सबसे बड़ी आइलैंड हो जाएंगे अंडमान निकोबार में जितने भी आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल निर्मित भी है, और प्रवाल क्या होते हैं कई बार बता चुका हूँ। प्रवाल है ना, कैल्शियम की अवशेष है एक प्रकार का, समझिए, समूह जो
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसमें उपस्थित सभी द्वीपों में सबसे विस्तृत जो है ये ग्रेट निकोबार है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, कल एक क्वेश्चन जो है गलती हो गई थी, है ना, कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम बराबर मैंने वहाँ पे 10 के पावर 9 मीटर लिखा दिया था। ये ऐसा नहीं होगा, 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर 9 मीटर होगा, है ना, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम होता है। चूंकि नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों में परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है, इसीलिए ये रिलेशन मैं देना चाह रहा था वहाँ पे। तो 10 की जगह 1 लिख गई है पीडीएफ में। पीडीएफ में शायद सही कर दिया हूँ, वीडियो में बता दिया हूँ, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इनके अलावा ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है ना। मुख्य भूमि मतलब लैंड वाला। और ये जो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है वो तो जल वाली क्षेत्र में है ना, क्योंकि अंडमान निकोबार खुद बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तो आप सभी को पता होगा। लक्षद्वीप, जिसे 1973 से पहले अमीनी द्वीप या लक्काद्वीप भी कहा जाता था, इसमें 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप, जिसमें 11 पे जनजीवन निवास करते हैं। यह कोरल निर्मित द्वीप है ना, कोरल। सबसे बड़े द्वीप जो है एंड्रोट द्वीप है, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ना, 4.6 किलोमीटर एरिया के साथ, ये एंड्रोट द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, कावारती है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और अंडमान कहाँ पे स्थित था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, है ना। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हिंद महासागर का ही बेटा है, लेकिन जो इंडिया में पश्चिम साइड में है ना, ये अरब सागर कहलाते हैं। जो बम्बई वगैरह, गुजरात वगैरह, केरल इत्यादि, तमिलनाडु के थोड़ा साइड है ना, किनारे को जो धोता है ना, ये अरब सागर है, गुजरात का, गोवा का। लेकिन इस साइड जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी है ना। और पूर्वी और पश्चिमी घाट यहीं से डिसाइड होता है। ये पश्चिम साइड है तो पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, है ना। चलते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध वैरन द्वीप जो है, अच्छा एक पॉइंट और, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनकी जो कोई भी चीज़ होगा तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और जो लक्षद्वीप है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अपनी जो है कार्य संपन्न कराते हैं। बैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है और ये इंडिया का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वाल्केनो है। इनके अलावा सूफी संत के पुण्यतिथि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सूफी संत के पुण्यतिथि को उर्स कहा जाता है। आपने उर्स का मेला भी सुना होगा, ठीक है। सूफी संत इस्लाम धर्म से ही संबंधित है, इस्लाम धर्म से संबंधित है सूफी संत, है ना। सूफी जो है बेसिकली इस्लामी होते हैं। सूफी गीत भी होता है मेरे ख्याल में, हाँ, सूफी गीत भी होती है। इनके अलावा सूफी संतों के रहने के स्थान को खानकाह कहा जाता है। क्या कहते हैं? खानकाह कहा जाता है। खानकाह धर्मशाला भी कहते हैं, लेकिन खानकाह जो है सॉलिड वर्ड है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के निवास को विहार कहते हैं। विहार, बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। बौद्ध धर्म में चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना कक्ष या इबादत खाना, ठीक है। यह साधारण अवस्था में आयताकार स्ट्रक्चर के बने होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना जो बच्चे कंटेंट नहीं बाय करते हो, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, और अगर पूछ दिया तो वही मैंने जैसे कहा कि 2% बच्चे ही बना पाएंगे, उसमें आप भी आओगे, ठीक है। तो चैत्य का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, फाउंडेशन होती है, बनावट होती है, वो कैसी होती है? तो कहेंगे आप रेक्टेंगल शेप का होता है। बौद्ध धर्म में स्तूप क्या होती है? कई दफा बता चुके हैं। स्तूप क्या होती है कि बौद्ध धर्म में राख भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर कहिए बौद्ध धर्म के सार्वजनिक हित हेतु जो अवशेष हैं उनको सुरक्षित रखने की जो जगह है उसे हम कहते हैं बौद्ध धर्म में स्तूप। और इसकी जो संरचना होता है ये अर्ध गोलाकार टाइप का होता है, ठीक है भाई। स्तूप के जो ऊपर एक चतुर्भुज प्रकार की रेलिंग बनी होती है, इस प्रकार की, इस रेलिंग को कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध वास्तुकला में जो प्रवेश द्वार होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तोरण कहा जाता है। तोरण, है ना। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो अधिकांश मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बनी हुई है, और द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने होते हैं उसमें गोपुरम एक खास विशेषता होती है। और ये जो गोपुरम होती है ये द्रविड़ शैली में बने मंदिर के सामने की दीवार में प्रवेश द्वार होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। या फिर इसे और सिंपल वर्जन में बोला जाए तो एक लंबी गलियारा होती है गोपुरम, जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स की जो है एक प्रॉपर्टीज है, एक अद्वितीय विशेषता है। इनके अलावा भारत के उत्तर भारत में नागर शैली में अधिकांश मंदिर को बनाए गए हैं।
ठीक है। मंदिर में मंडप क्या होता है ना, तो मंदिर में मंडप वह जगह होता है जहां श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने की जगह को क्या कहते हैं, मंडप कहते हैं। वैसे शादी का भी मंडप होते हैं, है ना, वहां पे परिजन जो बहुत क्लोज होते हैं, लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, वो लोग इकट्ठा होते हैं। तो मंडप एक प्रकार की मंदिर के जैसा ही शब्द है, और यहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। गर्भगृह क्या होते हैं, ये मंदिर के अंदर वो पार्ट है, वो जगह है जहाँ पे देवी देवताओं की जो प्रतिमा है उसको स्थापित करे जाते हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है कि मंदिर के चारों ओर क्लॉक वाइज जो हम लोग परिक्रमा करते हैं उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, यानी परिक्रमा करने वाले पथ को परिदक्षिणा पथ कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रदक्षिणा पथ है ये बौद्ध धर्म में भी होते हैं ना, ये जो है बौद्ध मंदिर में भी होते हैं। बौद्ध जो आपका अभी मैंने क्या बताया स्तूप, वहां पर भी होता है प्रदक्षिणा पथ, और वहां भी सेम मीनिंग है, वहां भी सेम मीनिंग है। जो परिक्रमा करने वाले पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इस्लामी या मुगल वास्तुकला में पिस्ताक होता है, एक्चुअली यहाँ पे तालब्य स होना चाहिए, इस प्रकार से पिस्ताक लिखा जाता है। अंग्रेजी में PISTAQU इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, क्यू लास्ट में होता है, माफ कीजिएगा, पिस्ताक की, अब मैं PISTAQUE होगा, इस प्रकार से पिस्ताक, है ना। पिस्ताक जो है ये क्या होता है, इस्लामी में या मुगल कला में ये होता है एक प्रकार का प्रवेश द्वार, और इसका आकार कैसा होता है, धनुषाकार, इस प्रकार से होते हैं धनुषाकार, है ना। ये जो गेट है ना ये पिस्ताक कहलाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे गोपुरम, तोरण और पिस्ताक ये तीनों का लगभग मीनिंग सेम ही है, बस अलग अलग कला में अलग अलग नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया है, तो सुजाता सोनिक को बनाया गया है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला DGP कौन बनी थी, रश्मि शुक्ला जी बनी थी, और इनके कार्यकाल में एक्सटेंशन भी दिया गया था जो चर्चा का विषय बना था, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला जो है हमारा पॉइंट ये है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला कमिश्नर कौन बनी, तो लक्ष्मी सिन्हा उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला कमिश्नर बनी थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद में की जो इंडिया की पहली IAS है, IPS है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इसीलिए हम नहीं पढ़ाएंगे, है ना। इनके अलावा राज्यसभा में नागालैंड का प्रथम महिला सदस्य फांगयोन कोन्याक है। कौन है भाई, फांगयोन कोन्याक। अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, है ना, पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के। कब तक दिल पर पत्थर रखोगे, यह जानते हुए कि इस समय जो है कोई आपको ऐसा रिफाइंड चीज़ नहीं पढ़ाएगा, फिर भी लाइक नहीं करते हैं, तो फिर तो आप अलग ही लेवल के हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, अब ये हमारे बीच नहीं रही। इनके अलावा हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, विक्रम सेठ की माता रानी, है ना, और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस कमान संभाली थी। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अब जो है काम्या कार्तिकेयन जी बनाई है 16 वर्ष में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है ये भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार बनी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक्चुअली ये शूटर हैं, है ना, ये जो है शूटर हैं प्रीति रजक। इनके अलावा भारतीय सेना में चिकित्सा विभाग के प्रथम महिला महानिदेशक साधना सक्सेना जी बने हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सियाचिन जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, तो वहां पे तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी शिवा चौहान जी बने हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और नाम से ये स्पष्ट है कि ये उड़ान से संबंधित वाला है ना, एयर सेवा प्रोवाइड कराने वाली संस्था का हेड होगा ये। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। 1944 में और भी कुछ याद आ रहा हो तो विश्व बैंक और IMF इनका भी स्थापना जो है 1944 में ही हुआ था, तो ये भी दोनों ध्यान रखेंगे। हालांकि IMF और विश्व बैंक अपना पूर्ण रूप से कार्य स्टार्ट 1945 से किया था, लेकिन स्थापना हो गई थी 44 में, है ना। तो भाई ICAO इनकी मुख्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा। विश्व बैंक और IMF ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, है ना। एगो होता है ओपेक। ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का समूह है उसे ओपेक कहते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब तेल निर्यात
निर्यातक देश में कौन कौन से हैं, यहाँ से ध्यान रखेंगे, है ना। तेल निर्यातक देशों में लगभग आपको याद ही होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो सऊदी अरबिया है, यूएई है, कुवैत है, ईरान है, इराक है ना, इनको तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पे तेल मिलता है। अब जो नहीं जानते हैं वो जेहन में रखना है। रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ भी मिलता है, अंगोला में मिलता है, गैबॉन में मिलता है ना, गिनिया में मिलता है, नाइजीरिया में मिलता है, वेनेजुएला में मिलता है, अल्जीरिया, लीबिया, ये सब में भी मिलता है। इसमें से जो एक नहीं है वो अमेरिका डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो अमेरिका में भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नोट 2024 तक तेल उत्पादन करने वाले सभी देशों में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। इस क्वेश्चन को करंट अफेयर के लिहाज से वीवीआई कर लेंगे, है ना, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेंगे। एक क्वेश्चन और पूछ ही देता हूँ, एक बैरल बराबर कितना होता है, एक बैरल बराबर कितना होता है, आप लोगों से एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन पूछा अब तक मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक है AAI, भारतीय विमानन प्राधिकरण। जैसे BCCI और ICC में डिफरेंट है, ICC इंटरनेशनल लेवल की, BCCI हिंदुस्तानी लेवल की, उसी प्रकार से अभी आपने ICOA जो देखा वो इंटरनेशनल लेवल पे उड़ान वाली संस्था, अपने इंडिया लेवल पे AAI है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, है ना, और 2024 में जो इनमें अध्यक्ष के पद पे आए हैं ये है विपिन कुमार साहब, तो ये भी VVI कर लेंगे नियुक्ति के तौर पर। इनके अलावा ICAR आकार, है ना, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी मुख्यालय भी दिल्ली में है और वर्तमान में इनके जो हेड हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक जी हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये तो आप सभी जानते हैं 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो हेड क्वार्टर है ये गुरुग्राम भारत में है, ध्यान रखेंगे। ये है भैया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, है ना, और ये जो है इसकी हेड क्वार्टर जो है ये काठमांडू नेपाल में है। इनके कई सारे और भी ब्रांचेस हैं, एक दिन इस पे भी मैं चर्च कर लूँगा, क्योंकि जब मैं कल CGL की कुछ क्वेश्चन देख रहा था तो 23 या 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सार्क की एक संस्था की हेड क्वार्टर, इसमें काठमांडू वाली बात नहीं होती है। तो इनके कई और एफिलिएटेड संस्था है जिसकी जिक्र हम एक अलग क्वेश्चन में अलग दिन करूंगा। इनके अलावा ब्रिक्स की स्थापना ये 2009 में हुआ था, पहले ब्रिक हुआ था, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो ब्रिक्स बन गया, है ना, और इसमें जनवरी 2024 में 5 नया देश जहाँ शामिल हो गया, इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। अगस्त 2024 में भारत के मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, VVI कर लेंगे। ये पोस्ट ही अपने आप में जो है बहुत बड़ा है ना, और इनके नियुक्त किए गए हैं TV सोमनाथन साहब को। TV सोमनाथन साहब जो पहले राजीव गौबा साहब इस पोस्ट पे हुआ करते थे, है ना, मुख्य कैबिनेट सचिव, अब TV सोमनाथन साहब हो गए हैं। भारत के वर्तमान राजस्व सचिव के रूप में फरवरी 2025 में तुहीन कांत पांडे को नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने अरुणेश चावला का स्थान लिए हैं। भारत सरकार का वर्तमान विदेश सचिव के रूप में जुलाई 2024 में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी तक अपने पद पे बने हुए हैं, भी नागेश्वरम, है ना। भारत के मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 3rd टाइम के लिए अजीत डोभाल साहब को फिर से नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री साहब के जो है सचिव नंबर 2 बनाया गया है। सचिव जी और प्रधान जी सुने होंगे आप पंचायत सीरीज में, तो यहाँ पे सचिव नंबर 2, क्योंकि इनसे पहले एक और सचिव है, कहाँ पे, किनके, प्रधानमंत्री के, और ये सचिव 2 रहेंगे, ठीक है। इनके अलावा प्रसिद्ध ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था, तो राजराज सेकंड के द्वारा करवाया गया था। चोलकालीन जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह कहाँ पे है, तमिलनाडु के तंजौर में है और इसका निर्माण राजराज प्रथम चोला ने करवाया था। चोल वंश के संस्थापक कौन है भैया, विजयालय, और यही विजयालय जो है निशुंभ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। VVI कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। निशुंभ सूदनी मंदिर का ये करवाए थे कौन, विजयालय, और विजयालय कौन है, फाउंडर ऑफ
चोला डेस्टिनी, ठीक है। प्रसिद्ध हजारा स्वामी मंदिर हो गया या फिर विट्ठल स्वामी मंदिर हो गया। ये दोनों मंदिर का निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने करवाए थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश शासन किए थे, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और अरबिदु वंश, तो ये तुलुभ वंश से ताल्लुकात रखते थे। कृष्णदेव राय अपने माता के याद में नागलपुरम नामक कस्बा का भी निर्माण करवाया था, तो ये ध्यान रखेंगे। कानपुर में जो भीतरगांव का मंदिर है, ये गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो ईंटे के बने हुए मंदिर हैं। शोर मंदिर कौन बनवाए थे? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया था, है ना। और पल्लव वंश के फाउंडर कौन है? सिंह विष्णु है ना। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ मैं देख रहा हूँ वहीं नरसिंह समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शोर मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनाया था। कोणार्क मंदिर खाली नरसिंह ने बनवाया था या नरसिंह देव ने बनवाया था। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, जहाँ पे आपको 8 रथ मिलेंगे, तो ये जो है आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ पे 5 रथ होंगे, पांडव के नाम पे और द्रौपदी के नाम पे, है ना। ये क्योंकि जो एक है ना वो कंबाइंड है, इसीलिए 5 ही है। वैसे द्रौपदी सहित पांडव 6 हो जाएंगे। इनके अलावा देश के सबसे लंबी नेशनल हाईवे NH-44 की टोटल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। भाई स्वर्णिम चतुर्भुज का लंबाई पूछा जाता है ना, तो NH-44 ने कोई गुनाह किया है? तो आप पहले से तैयारी में रहो। देश की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी टोटल लंबाई 3745 किलोमीटर है, और ये देश की सबसे बड़ी जो है हाईवे है। अगर देश की सेकेंड सबसे बड़ी नेशनल हाईवे की बात करें तो NH-27 होता है और इसकी टोटल लंबाई 3507 किलोमीटर होती है ना। क्योंकि कभी कभी पहला नहीं पूछ के दूसरा पूछता है। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की जो रखाव की जिम्मेवारी है, ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के पास सुरक्षित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। किसकी? नहाई की। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव साहब जो हैं नहाई में अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो है आते हैं। देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का रखरखाव, बनाना इत्यादि, ये सब BRO की काम है, ठीक है। और BRO जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में किया गया था और प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे, ठीक है। BRO के वर्तमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है और ये हमेशा एक सेना का आदमी ही बनता है, ध्यान रखेंगे। हाल में ही BRO ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन करवाया है। यह डबल ट्यूब वाली यानी दोहरी लेन वाली दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। इसे भी ध्यान रखेंगे, जो असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग, अगर मैं खाली इतना ही पढ़ूं कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग, तो भी आंसर है भाई, इसका आंसर पैन अमेरिका डालना है ना। पैन अमेरिका जो हाईवे है, ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे हो जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की बात करेंगे, अटल सुरंग। ये मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कई बार यही पूछा जाता है कि अटल सुरंग जो है किसे जोड़ते हैं? लाहौल टू मनाली टू लाहौल स्पीति बोलना है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह 3000 मीटर की ऊंचाई पे बनाई गई है। याद रखें, जो अटल सुरंग है ये सिंगल ट्यूब सुरंग है और जो सेला टनल है वो डबल ट्यूब सुरंग है ना। इनके अलावा भारत में नेशनल हाईवे की सबसे अधिक विस्तार आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, है ना, और सबसे कम आपको गोवा में देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है और ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ते हैं या प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपका धुबरी से सादिया को जोड़ते हैं। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना,
ये देन है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। और ये 4 महानगरों को जोड़ने के लिए जो है रोड कार्यक्रम है। ये भारत के कुल 13 राज्यों से होकर गुजरती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी टोटल लंबाई 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्ण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को 4 खंडों में बांटा गया था। दिल्ली कोलकाता खंड, इसकी लंबाई 1454 किलोमीटर है। कोलकाता चेन्नई खंड 1684 किलोमीटर है। चेन्नई मुंबई खंड 1290 मीटर है। और कोलकाता मुंबई माफ़ कीजिएगा दिल्ली मुंबई दिल्ली खंड 1418 मीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की किस खंड की लंबाई सबसे कम या सबसे अधिक है। तो सबसे कम अपन कहेंगे 1290 चेन्नई टू मुंबई खंड, सबसे अधिक अपन कहेंगे कोलकाता चेन्नई खंड। ठीक है। देश में समुद्र के नीचे पहला टनल कहाँ बना, तो बम्बई में बना। और अंडर वाटर मेट्रो पहली बार कहाँ चली, तो मेट्रो के जैसा ही कोलकाता में चली। जनवरी 2025 के अनुसार भारत में नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4% है ना। नगद आरक्षित अनुपात CRR 1% है, जो बैंकों को अपने पास जमा राशि का भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में धन की प्रवाह को कम करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कैश रिजर्व जितनी अधिक होगी, है ना, यहाँ पे लिखा है कैश रिजर्व जितनी अधिक होगी कमर्शियल बैंक के पास उतनी ही कम तरलता होगी और उतनी ही ज़्यादा कठिनाई होगी लोन देने में। ठीक है। वर्तमान समय तक रेपो रेट जो है ये 6.25% है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। रेपो रेट वह है जिसपे कमर्शियल बैंक RBI से धन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वह है जिसपे RBI कमर्शियल बैंक से धन अल्प समय के लिए लेते हैं। ठीक है। भगवान विष्णु। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में अभी हाल में ही जो आपका रेपो रेट था वो 6.50 से घटाकर 6.25 किया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अभी जो रिवर्स रेपो रेट है ना, इसकी बात यहाँ पे है कि भाई RBI वाणिज्यिक बैंक से पैसा उधार लेता है। यह रिवर्स रेपो रेट है जो फिलहाल में 3.35% है। फरवरी 2025 तथा मार्च 2025 में नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR 4% पर ही कायम है। संगाई महोत्सव जो मणिपुर के एक त्यौहार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो संगाई महोत्सव की शुरुआत 2010 में हुई थी। संगाई मणिपुर की राष्ट्रीय पक्षी संगाई के नाम पे मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक चलती है। हॉर्नबिल त्यौहार जो नागालैंड की एक सम्मानीय पक्षी है हॉर्नबिल, उनके सम्मान में मनाया जाता है 2000 ईस्वी से, ध्यान रखेंगे। और हॉर्नबिल प्रति वर्ष दिसंबर महीना के शुरुआत से 10 दिनों तक मनाई जाती है। इस त्यौहार का मतलब ये जो हॉर्नबिल है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अब हॉर्नबिल केरल और अरुणाचल प्रदेश की माफ़ कीजिएगा, हॉर्नबिल केरल तथा अरुणाचल प्रदेश की राजकीय पक्षी हैं, इन्हें भी ध्यान रखें। अब देखिए नागालैंड में मनाया भले जाता है, लेकिन राजकीय पक्षी किसका है, केरल और अरुणाचल प्रदेश की, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। डूरंड कप 2024 के विजेता कौन है, नॉर्थ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, है ना। ये आपके डूरंड कप 2024 के विजेता है। डूरंड कप एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और अभी इसका 133वां संस्करण 2024 में हुआ, जहां पे विजेता रहा था आपका, है ना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब तथा उप विजेता रहे थे मोहन बगान सुपर जॉइंट। और कहाँ पे ये मैच हुआ था, कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन में। ठीक है भैया। इनके अलावा डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुआ था और अगले साल ही शिमला में आयोजित करवाई गई थी, मतलब उसी पहला वाला जो आपका प्रतियोगिता होता है। थॉमस कप जो पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, 2024 के विजेता चीन, उपविजेता इंडोनेशिया है। उबेर कप, है ना, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें सिर्फ महिला ही भाग लेते हैं। ये भी 2024 के विजेता चीन है और उपविजेता इंडोनेशिया। कहने का मतलब थॉमस कप हो चाहे उबेर कप हो, जो दोनों के दोनों बैडमिंटन से हैं, एक पुरुष वाला एक महिला वाला, दोनों के विजेता और रनर अप सेम रहे हैं 2024 में, चीन बाय इंडोनेशिया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है विदर्भ ने जीता है, जिसे फाइनल में केरल को हराया है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुआ रहा था महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया।
भारतीय संविधान के समय, निर्माण के समय 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची और 12 अनुसूचियां जो है मौजूद थे। एक सेकेंड, 8 अनुसूची, 12 भाग होते हैं, 12 भाग जो है मौजूद था। आज भी ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, भाग वैसे ही बोलते हैं, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त हो गया है। और ये जो नया नया भाग बन के आया, 4 का ए आया, 9 का ए आया और 9 का बी आया, तो ये 3 गो एडिशनल भाग आ गया। तो इसीलिए कुल मिला के 25 भागों में विभक्त तो हैं, लेकिन क्रम से आप देखेंगे तो 23 कहीं नहीं लिखा हुआ है भाग में, पार्ट में भारतीय संविधान में, अर्थात 82 है। ठीक है। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची है ना, इनको 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो दल विदल विरोधी कानून के प्रावधान को संजोए रखता है, उनके द्वारा जो है 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित कितनी विषय को शामिल किए गए हैं, तो 29 विषय को। 74वां संविधान संशोधन 1992 ये आपके नगर निगम से संबंधित है ना, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है। और ये नगर पालिका से संबंधित है और इस अनुसूची में 12 वाले में 18 विषय को रखा गया है। संविधान का निर्माण कुल 14, निर्माण के समय जो है 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। 8 भाषा को संशोधन द्वारा अब तक जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को दिया गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषाओं को दर्जा दिया गया, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार वर्तमान में 14 था और 8 जो है संशोधन से आगे, तो कितने हो गए, 14 8 जो है 22 हो गए हैं आपके संविधानिक भाषा, है ना। इनके अलावा अगर कभी आप भूल जाओ, देखिए 21 और 71 को जोड़ेंगे 92 आ जाएगा, तो ये दोनों अमेंडमेंट लास्ट वाले के बराबर हो जाते हैं। इनके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा भाग 3 में जो वर्णित है फंडामेंटल राइट, उसमें एक आर्टिकल 21A का प्रावधान किया गया और इस आर्टिकल में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, वो भी फ्री में। 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, है ना, संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का जो है सुझाव दिया था, तो आप कहेंगे 8 प्रकार का। ठीक है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता सब 42वें संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था। संसदीय कार्यकाल की अवधि में बढ़ोतरी कर दी गई थी, हालांकि पुनः इसे बैक कर लिया गया। राज्य के जो डीपीएसपी है वहाँ पे आर्टिकल 39 है जो समान एवं विधिक निःशुल्क सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 एक उद्योगों के प्रबंधन से, अनुच्छेद 48 से जो आपका जीवों की रक्षा से संबंधित है, इन सब की व्यवस्था भी की गई थी। ध्यानचंद अवार्ड जो खेल भावना से जुड़ी हुई है, इस अवार्ड के तहत पुरस्कार राशि कितनी मिलती है, सावधान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एक अलग चीज है, ये सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड है तो इसमें 10 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में जो है 25 लाख रुपया मिलते हैं। ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पे 2002 में स्टार्ट किया गया था और इसमें 10 लाख रुपया मिलता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से किया गया था तथा इसकी 2021 में, है ना, 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। इस खेल से जुड़ी हुई अवार्डों की, खेल से जुड़ी हुई सभी अवार्डों में इंडिया में यह सबसे बड़ी अवार्ड है। इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए हो जाती है ना। रात में ना नींद पूरी नहीं हुई तो नींद लग रही है। अर्जुन पुरस्कार इस खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था, है ना। और इसमें पुरस्कार की राशि आपकी 15 लाख रुपए होंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल के सेक्टर में दिया जाता है, 1985 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये किसी खेलते हुए खिलाड़ी को न देकर के प्रशिक्षक को दिया जाता है और इसमें भी पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए होती है। अब यहाँ पे नोट करके हमने कुछ लिखा है। वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 खिलाड़ी को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया था। 2024 के लिए 4 खिलाड़ी को दिया गया है
और मैं पिछला क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी है। ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो उस समय इंडिया में पहली बालिका स्कूल थी? 1848 में। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे में 1848 में बालिकाओं के लिए जो है स्कूल खोली थी। इसीलिए सावित्रीबाई फुले को इंडिया का पहला महिला शिक्षिका भी बोले जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी 1873 महाराष्ट्र के अंदर, है ना। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी नामक पुस्तक मराठा भाषा में लिखी गई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खोलने का जो रिकॉर्ड है ना, ये आपका डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे के नाम जाते हैं 1916 में। ये बात भी आपको, एक सेकंड, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर महिला विश्वविद्यालय 1916 में महर्षि डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे के डी के कर्वे के द्वारा खोला गया और ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए 1791 में, है ना, बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कॉलेज खोली गई थी। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी जाता है जोनाथन डंकन, क्योंकि अंग्रेज के नाम से कोई आंसर मारता ही नहीं कि संस्कृत के लिए क्यों क्या ही खोला होगा, लेकिन खोला था भाई। इनके अलावा बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा जो है ना, कहाँ पे किया गया था? बनारस में ही किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जिन्हें महामाना भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था, BHU। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो 1875 में किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करे थे, जो 2024 में यूनेस्को में शामिल भी कराए गए, है ना। और यही शांति निकेतन 1921 में जो है बदलकर विश्व भारती बन गई, जो इंडिया लेवल की स्कूल है। इनके अलावा एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? देखिए इस क्वेश्चन में कुल्लू है, अगर आफ्टर स्वतंत्रता कहा जाता है तो आंसर बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता वाला शब्द नहीं है। तो पहले ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया, वो भी 2, नॉर्मन प्रीचार्ड, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था, पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से हुआ था। उस ओलंपिक में भारत भाग नहीं लिए थे। भारत भाग लेना स्टार्ट किए 1900 पेरिस ओलंपिक से, यानी सेकेंड ओलंपिक से। इसमें भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रीचार्ड ने भाग लिए थे, और ये नॉर्मन प्रीचार्ड 2 रजत पदक जीते थे एक ही ओलंपिक में, पहले ओलंपिक में, ठीक है। इस प्रकार भारत के लिए पहले 2 ओलंपिक विजेता 2 पदक विजेता एक ओलंपिक के अंदर नॉर्मन प्रीचार्ड हो गए। आजाद भारत में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय या प्रथम महिला मनु वाकर हैं और एकमात्र हैं, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीती। इनके अलावा आजाद भारत में प्रथम ओलंपिक पदक केडी जाधव के द्वारा 1952 में, है ना, वो आपका जो है कुश्ती खेल में जीता गया था, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। आजाद भारत में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा शूटिंग खेल में जीता गया था। आजाद भारत के प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक व्यक्तिगत रजत की बात अगर करेंगे तो 2004 में एथेंस में व्यक्तिगत रजत प्राप्त किए थे मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी में। आज़ाद भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती तो ये है कर्णो मल्लेश्वरी, 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला PV सिंधु है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वराज शब्द सबसे पहले किसने गढ़े थे? तो सबसे पहले स्वराज शब्द जो गढ़ने का काम किए बाल गंगाधर तिलक साहब ने किए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्लोगन भी बाल गंगाधर तिलक साहब का, ये जो काफी पॉपुलर है। इनके अलावा स्वराज से कांग्रेस के अधिवेशन को रिलेट करके 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलकाता अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था और लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग की गई थी, और जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, है ना, 1906 में कोलकाता में हुआ था, 1906 वाला में जो है स्वराज की बात हुई थी। 1929 में स्वराज की मांग की गई थी और 1931 में जो आपका कराची में अधिवेशन हुआ था इसमें स्वराज की बातों को दोबारा पुनरावृत्ति यानी दोहराना करा गया था। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक 1916 में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट के साथ में सक्रिय रहे थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रचलन स्टार्ट करा दिया ताकि लोगों में भाईचारा हो, एकता हो, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल, तो उसमें बाल क्या है, बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर
तिलक को अशांति का जनक भी कहा है। कौन? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है ना, अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में। तो द इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने क्या कहे? अशांति का जनक। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक अहिंसाकारी है ना क्रांतिकारी संगठन का जो है स्थापना करवाए थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आज़ादी के बाद देसी रियासत को भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेवारी सरदार पटेल को ही सौंपा गया था। आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री या प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर है ना, ये आपके गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। शहीद आजम भगत सिंह साहब को कहा जाता है। इनका जन्म गांव बंगा में हुआ था और ये जो है 1926 में नौजवान सभा की गठन किए थे और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, हसरा का है ना। भगत सिंह की प्रमुख पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और आखिरी फैक्ट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, जैसा कि सैकड़ों बच्चों ने कर चुका है। जय हिंद।